हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे मार्च महीने की वर्कशीट पर कक्षा 8 के विज्ञान की, है ना। कक्षा 8 विज्ञान के मार्च महीने की वर्कशीट पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने फरवरी की भी समझी, और है ना, तो आपने सब फरवरी की भी समझी थी। इससे जैसा अपन को पता है, सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर शाला का नाम और कक्षा लिखना है। ठीक है। फिर इसके जब महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं तो ये आपको पढ़ना चाहिए प्रत्येक पेपर में कि क्या दिया है, इस जिससे अपन को समझ में आता है। फिर अपन पहले प्रश्न पर आते हैं कि एक औजार बनाते समय लोहा लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहा लोहे के टुकड़े को सीट में परिवर्तित कर देता। तो बताइए, पहला प्रश्न है कि लोहे के टुकड़े को चपटी सीट में परिवर्तित हो जाना धातु के किस गुण को दर्शाता है। तो बच्चों, ये आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाता है। अगर वो तार में बदलता तो तन्यता का गुण होता, तन्यता का, है ना, तन्यता। और ये चपटी सीट में बदला है तो आघात वर्धनीयता का गुण है। फिर लोहे के टुकड़ों को पीट पीट कर सीट बनाने में लोहार के द्वारा कौन सा बल लगाया गया। तो ये पेशीय बल लगाया गया है। ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र को देख लो। ये चित्र किसका है? अमीबा का है। तो पहला ही प्रश्न तो यही है कि चित्र में दर्शाए गए इसका क्या नाम है? अमीबा। क्या नाम है? एक कोश की जीव का नाम क्या है? अमीबा नाम है। ठीक है। फिर ये जीव सूक्ष्म जीव के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत या प्रोटोजोआ। ये सब प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है, यह जीव अपनी आकृति किस किस कारण से बदलता रहता है। तो आपने देखा अमीबा की जो आकृति बदलती रहती, क्यों बदलती रहती है? गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में ये सहायता करती हैं। फिर इस जीव के द्वारा होने वाले रोग के नाम बताओ। तो अमीबाइसिस रोग। अमीबाइसिस दस्त, जैसे दस्त लगते हैं, ऐसे अमीबाइसिस रोग, अमीबाइसिस हो जाता है अपन को एक तरह से। फिर है इस मतलब इसकी अमीबा के इससे इस जीव अमीबा से, है ना। नीचे दिए गए चित्र को हमको नामांकित करना। तो ये अपनी आँख का चित्र है। तो ये पीछे प्रकाशिक तंत्र का है, ये रेटिना है, ये क्रोनिया, जो बीच में गोल गोल दिख रहा है, ये लेंस है, ये पश्चमा पेशियाँ हैं, और ये परितार का है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये भी आपको चित्र को नामांकन चुनना है। चित्र आपकी वर्कशीट में बना हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आप कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं। यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। अगर हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है, और जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उसे नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि नियमित परावर्तन होता है चिकनी सतह पर और विस्तृत परावर्तन होता है खुरदुरी सतह पर। तो लकड़ी की जो मेज है वो खुरदुरी रहती है तो विस्तृत परावर्तन रहेगा। दर्पण की जो सतह चिकनी होती है तो नियमित। गत्ते का पृष्ठ भी खुरदरा होता है तो विस्तृत। और स्टील की थाली तो ये कैसी होती है? चिकनी होती है तो नियमित परावर्तन होगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या है? व्यवस्था दी है परपथ, इसमें लेकिन बल्ब नहीं जल रहा। तो इसके 3 संभावित कारण बताना। तो पहला हो सकता है बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। दूसरा, परपथ में तारों का संयोजन ढीला हो, या सेल में धारा प्रभावित ही नहीं हो रही हो। तो 3 रीजन ये हो सकते हैं। अगला है, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आसुत जल वो होता है जिसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता। अगर इसे हम विद्युत धारा का चालक बनाना है तो हम या तो हम नमक मिलाएंगे, या हम खनिज लवण, अम्ल और क्षार में अपना नमक आता है तो अपन मिलाएंगे तो जो आसुत जल है वो चालक हो जाएगा। तो तभी कभी कभी प्रश्न आता है कि शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता, और जो नल का पानी विद्युत का, या समुद्र का पानी विद्युत का चालक होता है। ऐसे भी कभी कभी प्रश्न आता है। फिर एक, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखो। तो एक छिड़काव विधि और एक ड्रिप विधि। फिर अगला है, नीचे प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले कुछ कंपायनवान मुख्य का नाम लिखना है। तो वीणा में कौन बजती? वीणा तान डोरी।
तबला में तानित झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ और गिटार में तानित झिल्ली, हारमोनियम में भी वायु स्तंभ। तो बच्चों मैंने, आप सोच रहे होंगे कि रेड पेन यूज किया है, तो रेड पेन इसलिए यूज किया है मैंने कि ये जिससे आपको ये अक्षर क्लियर दिखें, लेकिन आप अपनी वर्कशीट पर ब्लू कलर से ही लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण मतलब अत्यधिक तेज आवाज़। तेज आवाज़ से क्या क्या होता है, अत्यधिक शोर की उपस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो जाती है। पहले अनिद्रा और अति तनाव। दूसरा, प्रबल ध्वनि की प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। अगर हम तेज़ आवाज़ में रहेंगे तो उस व्यक्ति की जो आवाज़ है, और हम भी अगर तेज़ आवाज़ में रहेंगे तो हमारी सुनने की जो क्षमता है या तो कम हो जाएगी या चली जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दिन बूझो जूते की दुकान पर गया। वहाँ तरह तरह के जूते रखे थे। बूझो को वहाँ कोई ऐसा जूता नहीं दिखा जिसके सोल तलवे खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तलवे देखकर बूझो को ध्यान आया, ये ऐसे खांचे तो उसमें कार और बस ट्रकों के टायरों में बने देखे हैं। आप बताइए क्यों होते हैं। तो जूते के सोल या कार, ट्रक आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये खांचेदार जो तलवे होते हैं ये फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिस कारण हम चलते समय कैसे रहते, सुरक्षित रहते हैं और हम गिरते नहीं हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हम आसानी से चल सकें। उसी कारण से जो गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर भी खांचेदार बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जूतों के सोल किस कारण घिस जाते हैं। तो घर्षण के कारण जूते के तलवे घिस जाते हैं। लिखा नहीं है, घिस जाते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों के टायर किस पदार्थ से बने होते हैं, रबड़ से बने होते हैं। अगला है प्रोजेक्ट आ गया जी अपना 20 नंबर का। तो अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। वनोन्मूलन मतलब वनों की कमी के कारण उसमें होने वाले परिणाम और वन्य प्राणियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना है। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित करना है हमको। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गीकृत करके लिखना। प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, वन की कमी किस कारण हो रही है। तो सबसे पहले वर्षा की कमी हो रही है, दावानल हो रही है। दावानल मतलब जंगलों में आग लग रही है, या भीषण सूखा हो रही है, ये प्राकृतिक कारण है। मानव निर्मित क्या कारण क्या है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना है ना, जिस कारण वन कम हो रहे हैं। और फिर दूसरा क्या है, घरों और कारखानों का निर्माण हो रहा है, जिस कारण अपन वनों को काट रहे हैं और फर्नीचर बना रहे हैं। तो फर्नीचर बनाने में भी वन कट रहे हैं, जिस कारण वनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब है अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन में होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची। और वन अगर कम होंगे तो हमारी वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होगी, बाढ़ आएगी, सूखा आना होगा, और वर्षा और भूमि की जो उर्वरता में क्या होगी, कमी आ जाएगी। और प्रदूषण स्तर में क्या होगी, वृद्धि। बिल्कुल होगी प्रदूषण स्तर में वृद्धि, क्योंकि अगर पेड़ कट गए तो CO2 की मात्रा अधिक बढ़ गई, तो प्रदूषण स्तर में वृद्धि तो होगी। फिर अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने शब्दों में लिखो और वन प्राणियों के चित्र भी चिपकाओ। तो वनोन्मूलन के कारण क्या होगा, सबसे पहले तो यही होगा, जो उर्वर भूमि होगी मरुस्थल में बदल जाएगी। और उर्वर भूमि अगर जो उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदलेगी तो क्या होगा, वन्य जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। तो पूरा क्या प्रभाव पड़े, वन्य जीवों का जो जीवन होगा खतरे में आ जाएगा। तो इसके बाद बच्चों चित्र बनाना है, तो आप कोई सा भी चित्र अपना आप आसानी से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात में मतलब पेड़ पौधे, और प्राणी जात में मतलब क्या आते हैं, जीव जंतु। दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का जो संरक्षण करते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, वन और वर्षा का आपस में क्या संबंध है। तो बच्चों जहाँ ज़्यादा वन होते हैं, जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं, वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का संबंध क्या है, इस पर कम वृक्ष होंगे तो वातावरण में क्या होगी, CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी।
क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कम वृक्ष, क्योंकि अपन को पता है वृक्ष क्या करते हैं, CO2 गैस लेते हैं और O2 को निकालते हैं। जब कम वृक्ष होंगे तो CO2 का उपयोग कम होगा। जब CO2 का उपयोग कम होगा तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी पर क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा। पृथ्वी के ताप की में वृद्धि से जल चक्र का जो संतुलन है वो बिगड़ता है, और जिससे वर्षा दर में क्या आती है, कमी आती है और सूखा पड़ता है। इस कारण वन और वर्षा का संबंध है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए और उन कार्यों की सूची जिनके द्वारा हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो हमें जैसे पता है कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कागज़ की बचत करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने रोज़ एक कागज़ की बचत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक पेड़ को बचाएंगे। आपका एक कागज़ बचाने से कई लोग भी अपना अगर एक एक कागज़ बचाएंगे तो अपन एक पेड़ बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें पुनः उपयोग और चक्रण करना चाहिए। इसके ना केवल हम वृक्ष को बचाएंगे जबकि ऊर्जा, जल और हम ऊर्जा को भी बचाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कागज़ को फेंकना नहीं चाहिए और कागज़ के दोनों तरफ, पेज के दोनों तरफ लिखना चाहिए। यहाँ जगह नहीं है तो आप लिख सकते हैं, तो हमें पूरा पेज भरना चाहिए, कागज़ के पेज के दोनों ओर लिखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेजों का सदप्रयोग करके उनका प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला है प्रश्न, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतितकरण के लिए और परावर्तित कोण की गणना नीचे दिए गए अनुसार करना है, अपन को वर्णन करना है। तो जैसे आपतन कोण का माना, जैसे हम जानते हैं कि जो परावर्तन का जो नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। अगर यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण 30 होगा। अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। इसे अपन रेखा चित्र के द्वारा भी अपन इस तरीके से दर्शा सकते। ये इधर 45 डिग्री का कोण बना देना, इधर 45 डिग्री का कोण बना देना। इस तरीके से अपन सभी बनाएंगे। 60 का बना देना, ऐसे 90 डिग्री का बना देना, ये आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा हो गया, आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।